क्या हाल है बच्चों? फिर सर आ गए। क्या करे यार, मुझे भी पढ़ाना है, तेरे को भी पढ़ना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी भी काम आएगा। क्लास 10th में इतना इजी मत समझो। 11 12th में काफ़ी वेटेज है। किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। भाई साहब, अब जिसको जेई देना है तो अभी बेस मजबूत कर लो। मार्क्स तो अच्छे ले आओगे जेई में। बेस बना लो तब तो। बेस सही रहेगा, पिलर बनते चला जाएगा। क्लियर? तो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं तो हम उसे यूज़ भी करना सीख लें थोड़ा सा। क्या कर ले? थोड़ा यूज़ करना सीख ले। अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो सर कैसे हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले, है ना। सपोज एक क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आया हूँ। यहाँ देखो, एक पॉइंट दिया हुआ है ए 4 10, एक पॉइंट दिया हुआ है बी 7 6। तो हमें कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जो हमने पढ़ा था, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ए बी जो होगा वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है। दिस द जनरल डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये तरीका है। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम फाइंड कर लेते हैं पहले। और डायरेक्ट मत जाना, थोड़ा सा देख लेना कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, पहले लिख लो कि भाई मेरा x1 कौन सा है, x2 कौन सा है। तो फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना, तो यू कैन फाइंड आउट, यू कैन सॉल्व इट क्वाइट इजिली। ठीक है। सपोज यहाँ मेरे पास एक कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ ना a 4 10, तो मैंने क्या बोला, एक कोऑर्डिनेट है ये होगा x1 और y1 ले लिया। तो इससे मुझे x1 की क्या वैल्यू आई? x1 की वैल्यू आ गई 4। x1 की क्या वैल्यू आई? 4। और y1 की क्या वैल्यू आ गई? 10। y1 की वैल्यू आ गई 10। चलो दूसरा पॉइंट देख लो। दूसरा पॉइंट है मेरा b 7 - 6। तो हम इसे x2 और y2 रिजेंबल कर लिए। ठीक है। तो x2 की वैल्यू देख लो, x2 की वैल्यू हो गई 7 और y2 की वैल्यू हो गई -6। अब क्या करना है? अब क्या करना है? पहले से पढ़े हैं क्या? पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। तो क्या करेंगे भाई, सारे चीज़ है मेरे पास। तो बड़ा इजी है सर, आपने कहा पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, तो वैल्यू पुट करते थे। लेकिन माइनस साइन कान खड़े कर लेना, माइनस साइन कान खड़े कर लेना और आंख को कॉन्सेंट्रेट में डाल देना कि भाई साहब गलती हो गई ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ा भी गए कि आंसर आएगा ही नहीं। क्लियर? x2 की वैल्यू क्या है चेक कर लो, 7। x2 की वैल्यू है 7 और x1 की वैल्यू क्या है? +4। तो -4 कर लिया मैंने, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देख लो। y2 की कौन सी वैल्यू है? -6। y2 की वैल्यू है -6 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 10। 10। क्लियर? अब यहाँ से फाइंड करेंगे वैल्यू को, बताओ कौन बताएगा? 7 - 4 3। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। और -6 और -10 कितने हो गए? -16। -16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। 256। तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमें? अंडर रूट ऑफ 265। 265। फिर इसे हम सॉर्ट करके हम अपना वैल्यूज, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। क्लियर? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं ना, तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, शेप्स आ जाएंगे। तो जो हमें बेसिकली इसमें यूज़ करना है, देखना है कि भाई 4 पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो चारों पॉइंट्स में क्या वो रेक्टेंगल बना रहा है, क्या वो पैरेललोग्राम बना रहा है, क्या वो स्क्वायर बना रहा है, या फिर वो रोम्बस बना रहा है। इसका मतलब सबके कंडीशंस अलग होंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे थे ना, स्क्वायर है सर तो उसके ये क्राइटेरिया है, रेक्टेंगल है तो ये क्राइटेरिया है।
तो हम क्या करेंगे ना, चारों कोऑर्डिनेट से चार अलग अलग लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, चारों लाइन सेगमेंट का अलग अलग मेजरमेंट निकालेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या वो किस क्वाड्रिलेटरल को, किस पैरेललोग्राम को रिजेंबल कर रहा है। क्लियर। तो उसके कंडीशंस थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए क्या पढ़ा था हमने, रेक्टेंगल के लिए हमने पढ़ा था, रेक्टेंगल के लिए सर हमने पढ़ा था कि इस तरह का एक पैरेललोग्राम होगा, इस तरह का एक पैरेललोग्राम होगा, जिसमें, इसका नाम लिख देते हैं थोड़ा सा ढंग से, ABCD लिख दिया मैंने। क्लियर। और ईच एंगल जो होगा, ईच एंगल सर होगा उसका 90 डिग्री। क्या इतना ही क्राइटेरिया था। एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो रेक्टेंगल में ये कंडीशन था, लेकिन इतना ही से रेक्टेंगल नहीं बता पाएंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक कंडीशन और चाहिए। क्या, ये जो डायगोनल्स है ना सर, ये डायगोनल्स, ये भी इक्वल होने चाहिए। मतलब AB इज इक्वल टू CD, ए कंडीशंस, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। BC इज इक्वल टू AD, अपोजिट साइड्स आर इक्वल कर दिया हमने। 90 डिग्री चेक कर लेंगे हम लोग। क्लियर। और उसके अलावा ये देख लेंगे कि डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि AC इज इक्वल टू BD होना चाहिए, AC इज इक्वल टू BD होना चाहिए। क्लियर। ये था हमारा रेक्टेंगल का कंडीशन। अब आ जाओ स्क्वायर के लिए। स्क्वायर के लिए क्या होता है, रेक्टेंगल जैसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, हम लोग चारों साइड्स को इक्वल कंपेयर कर लेते हैं। क्या करते हैं, चारों साइड्स को इक्वल देख लेते हैं। जैसे चलो देखते हैं हम लोग। ABCD, चलो ये चार साइड्स है, चार साइड्स का हम मेजरमेंट कर लेंगे। क्या करेंगे, चारों साइड्स का मेजरमेंट कर लेंगे। तो पहला कंडीशन जो बनाएंगे वो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये चारों हमें चाहिए। सबसे पहले ऑल फोर लाइन सेगमेंट्स मस्ट बी इक्वल, ये चारों साइड्स है ना मस्ट बी इक्वल होंगे। और एक कंडीशन और, एक कंडीशन और, कि डायगोनल्स जो होंगे ना, डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स हैं ये भी इक्वल होने चाहिए, ये जो डायगोनल्स हैं ये भी इक्वल होने चाहिए। क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग कि पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहे हैं तो हम डायरेक्टली क्या बता देंगे, वो एक पैरेललोग्राम है। क्या है वो, एक पैरेललोग्राम है। क्लियर। तो पैरेललोग्राम पहले तो अपोजिट साइड्स इक्वल बता दिए, उसके बाद हम देखेंगे वो रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है कि क्या कंडीशंस है। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन में आ जाते हैं कि पैरेललोग्राम है बट नॉट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, नहीं है। कब होगा, रेक्टेंगल के लिए कंडीशन क्या बताया था कि चलो पहले एक पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हो रहे हैं, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम ही होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। अब आ जाओ रोम्बस के लिए। रोम्बस स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, रोम्बस बोलता है कि ठीक है मैं चारों साइड इक्वल हूं, डायगोनल्स का लेंथ मेरा अलग है। क्योंकि रोम्बस में पढ़ते हैं ना, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। और रोम्बस में है वही क्लियर कि भाई रोम्बस स्क्वायर में यही डिफरेंस आ गया कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के इक्वल नहीं होते। ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग, एक नया टॉपिक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन नाम से ही लग रहा है कि भाई बीच में कहीं तोड़ ताड़ रहा है यार, है कि नहीं। हमारे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, हमारे यहाँ सेक्शन अल्फा, सेक्शन बीटा, सेक्शन गामा। बच्चे अगर एक बैच में ज़्यादा हो जाता है हम लोग क्या अलग अलग सेक्शंस बांट देते हैं ताकि ठीक है गैदरिंग्स ना हो। तो उसी तरह अगर कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, अगर कोई लाइन दिया हुआ है, सपोज ये मैंने कोई एक लाइन ले लिया। क्लियर। ये मैंने एक लाइन ले लिया और मैं बोल रहा हूँ
कि ये लाइन, इसका नाम थोड़ा सा दे दें हम लोग इसका, एक पॉइंट ये दे दो ए, एक पॉइंट ये दे दो बी। क्लियर? ये हमने एक लाइन ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि बीच में एक पॉइंट बना रहे हैं कोई अलग सा। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं बना रहा मैंने, कोई भी एक जनरल पॉइंट, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं हम। सपोज ये कोई पॉइंट ले लिए मैम, सी। क्या ले लिया? सी। अब हम कह रहे हैं कि सर ये पॉइंट सी जो है ना, ये ये जो लाइन है ए बी, इसको डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। जो रेशियो है बेटा, वो रेशियो ये लिख रहा हूं मैं, m/n। m/n रेशियो में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर सपोज हमारे पास एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सपोज ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है, तो क्वेश्चन पूछ देंगे बताओ सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक तो जनरल सा फॉर्मूला है, मैंने लिख रखा है वैसे यहाँ पर, कि mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन और my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन। तो सर ये आया कैसे सर? या तो हम उसे ड्राइव कर ले, या सिंपली हम लॉजिकली समझ ले कि अगर इंटरनल, अच्छा रेशियो अगर सेक्शन में डिवाइड करें, इसके दो तरीके, एक है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली कैसा होता है सर, एक बार दिखा दीजिए आप भी। चलो मैं दिखा देता हूँ एक्सटर्नली कैसा होता है। तो ये लाइन ले लिया मैंने इसका नाम दे देता हूँ ए और बी, और मैं बोल रहा हूँ कि इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक्सटेंड। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। क्लियर? अब कर रहा हूँ, कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट सी, जो इसे एक्सटर्नली एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो एक्सटर्नली मतलब ये ए से सी का जो रेशियो एम है और बी से सी का रेशियो एन है, तो ये हो गया एक्सटर्नली। क्या हो गया ये हो गया एक्सटर्नली। और ये क्या है? इंटर इंटरनली। तो ये हो गया एक्सटर्नली, ये हो गया इंटरनली। इंटरनली क्यों? क्योंकि ये लाइन के अंदर में है बच्चे। पॉइंट कहां पर है? पॉइंट इस लाइन के अंदर में। और यहां देखो, ये जो पॉइंट सी है ना, ये इस लाइन के कहां है? बाहर है। इस लाइन के बाहर है। क्लियर? तो बाहर है वो पॉइंट जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और अगर वही पॉइंट उस लाइन के अंदर में है तो इंटरनली, नाम ही है इंटरनल, तो अंदर में होगा। एक्सटर्नल मतलब बाहर होगा। क्लियर? तो ये इसके जनरल फॉर्मूला हो गए। ठीक है, तो इंटरनली का फॉर्मूला ये हो गया हमारा, mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन। ये इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x वाले का। किसका हो गया? x का। और y का कोऑर्डिनेट्स देख लो, y का हो गया my2 प्लस ny1 बाय एम प्लस एन, बाय एम प्लस एन। ये मेरा इंटरनली का। किसका? इंटरनली का। तो एक्सटर्नली का क्या होगा सर? एक्सटर्नली का भी तो कोऑर्डिनेट्स होगा। सपोज इसका दिया हुआ है x1 y1 और इसका दिया हुआ है x2 y2। बच्चे डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। ठीक है, मैं इस पर एक लाइन, वो लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ फिर से। ये देखो, ये पॉइंट है मेरे ए x1 y1, और ये है मेरे पॉइंट बी
x2 y2, और जो मैंने पॉइंट सी के बारे में बोला था वो एक्सटर्नली इससे डिवाइड कर रहा है, ये सी। तो सी का कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या लिखना है? सी का कोऑर्डिनेट्स। मैंने क्या बताया था कि ये जो है सी कैसे इसको डिवाइड कर रहा है? सी इसको डिवाइड कर रहा है m/n। ये रेशियो बच्चे, क्या है? रेशियो। वैल्यू मत समझना कि अगर 5:2 तो 5 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेशियो चल रहा है। क्लियर? तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? जो सी के कोऑर्डिनेट्स है, यही है हमारे सी का कोऑर्डिनेट्स। देखो, यही है हमारा सी का कोऑर्डिनेट्स। सी का कोऑर्डिनेट्स ठीक से लिख देते हैं हम। mx2 माइनस nx1 बाय m-n, और my2 माइनस ny1 बाय m-n। ठीक है? तो ये सेक्शन फार्मूला का बेसिक्स है जो हमने जान रखा है। तो जब बेसिक्स पढ़ लिया है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखा जाए। जब बेसिक्स हम पढ़ लिए हैं तो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखा जाए। ठीक है? तो देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन टर्न इन रेशियो 3:4। तो सपोज एक लाइन बना लो अच्छे से, क्या थोड़ा कलर भी कर दे। क्लियर? अब आ जाओ। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पॉइंट्स बना देते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट्स डिनोट कर देते हैं। सपोज एक पॉइंट ये है मेरा, कौन सा है, इसका नाम दे दे थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकली नेम से, -1 और 3। क्लियर? दूसरा पॉइंट है मेरा बी, बी इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, क्या दिए बच्चे? 4 -7। कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? 4 और -7। अब कह रहा है कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जो इस दोनों पॉइंट को 3:4 रेशियो में, कौन सा रेशियो में? 3:4 रेशियो में क्या कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनली डिवाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो पॉइंट्स कहां होंगे? इसके बाहर या इसके अंदर? इसके अंदर होंगे। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है सर इंटरनली है। क्या लिखा हुआ है? इंटरनली है। तो चलो एक पॉइंट ले लेते हैं हम। मुझे कोऑर्डिनेट्स पता नहीं, हम उससे एब्रप्टली कोई भी एक पॉइंट ले लिया भाई, सी। अब बोल दिया सर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं। मान सकते हैं एक्स और वाई। अब देखो रेशियो दिया हुआ अपने को, क्या दे रखा है? रेशियोज। देखो ये दिया हुआ है रेशियोज 3, और ये दिया हुआ है रेशियोज 4। ये रेशियो दिया हुआ है 3, ये 4। 3:4। 3:4 क्या है? AC अपॉन BC का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। ठीक है? तो फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है, अभी जस्ट पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जनरल फॉर्मूला। बताओ, सी का कोऑर्डिनेट्स अगर हम एक्स का देखें, फॉर सी फॉर सी एक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या पढ़ा है हमने? mx2 प्लस nx1 बाय m+n। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। x1 कौन सा है? ये। x2 कौन सा है? ये। m कौन सा है? 3। इसको हम m मान लेते हैं, इसको n मान लिया हमने। वी कैन कंसिडर इट इन वन एज m and n। ओके, तो इसको वैल्यू देखो, 4 × x2, 4 हो गया, सॉरी, m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है 3, तो 3 × x2 की वैल्यू क्या है? 4। 3 × 4 प्लस n की वैल्यू क्या है? 4 इंटू x1 की वैल्यू क्या है? -1 अपॉन m+n, दैट इज 3 + 4। 3 + 4। अब वैल्यू पुट करते हैं। क्या करेंगे? वैल्यू पुट करें। वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो थोड़ा सा सॉल्व तो कर ले। सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 कितने हो गए बच्चे? 12। 4 × -1 इज -4 अपॉन 3 + 4 इज 7।
दिस वन इज 8/7। तो x के कोऑर्डिनेट में आ गया, क्या आ गया, 8/7, 8/7। अब क्या निकालना है, y का कोऑर्डिनेट, क्या निकालना है, y का कोऑर्डिनेट। तो y के कोऑर्डिनेट्स के लिए सर फॉर्मूला तो है हमारे पास, क्या, my2 प्लस ny1 बाय m+n। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चे, कंफ्यूजन मत करना। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, गौर से देखो। m को इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है, चाहे x के लिए निकालो या y के लिए निकालो, किधर वाले के लिए मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ, और उसी तरह n वाले को इधर से, अपोजिट, इधर का इधर मत कर देना, इसको अपोजिट उठा के उधर लेके जाना है और उसको अपोजिट उठा के इधर लेके आना है। तो m को x2 y2 के साथ, जब x निकालेंगे तो सिर्फ x2 चाहिए, और y निकालना है तो सिर्फ y2 चाहिए, और n को x1 y1 के साथ। क्लियर, ये चीज़ याद रखना इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि सर इसको इसी के साथ कर दिए, या क्वेश्चंस में आपको चीज m/n पढ़ा है हमने, m इसको माना होगा, n इसको माना होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले लाइन ड्रॉ कर लेना, कोऑर्डिनेट्स लिख देना, m/n जो भी लिखा हुआ है देखना, इधर वाले का रेशियो वाले को इसके साथ, इधर वाले का इसके साथ कर देना। वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स वेरी इजिली। अब वैल्यू है हमारे पास, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। क्लियर, वी कैन y इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है 3, इंटू y2 की वैल्यू क्या है -7, प्लस n की वैल्यू क्या है 4, y1 की वैल्यू क्या है 3, अपॉन m+n क्या है 7। इसका वैल्यू चेक करो, -21 प्लस 12/7 विच इज इक्वल टू -9/7, -9/7। तो वैल्यू आ गई -9/7। ये देख लो, आ गया ना, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चे, समझ में आए लो, को नहीं आया का, हैं, देख ले भाई, पूछ ले, फिर आगे बढ़ूंगा, सर क्या बोले थे समझ नहीं आ रहा, ये ना चलेगा, ठीक है, पूछना है, ओके।